डियर स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान में हम लोग अपने प्रथम पेपर में विभिन्न अवधारणाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग जो एक नवीन अवधारणा पर चर्चा करेंगे वह है न्याय की अवधारणा। न्याय से क्या आशय है, न्याय का अर्थ क्या है, न्याय के प्रकार क्या हैं, न्याय का और कानून का क्या संबंध है, न्याय के प्रमुख स्रोत क्या हैं और न्याय व्यक्ति और समाज के संदर्भ में किस प्रकार प्रेरक का कार्य करता है। वस्तुतः न्याय शब्द के लिए इंग्लिश का शब्द जस्टिस प्रयोग किया जाता है, JUSTICE। अंग्रेजी के शब्द जस्टिस की उत्पत्ति प्राचीन फ्रांसीसी शब्द जोस्टाइस से हुई है, JOSTISE। हमारे हिंदी भाषी सभी विद्यार्थियों को इंग्लिश के इन शब्दों की उत्पत्ति बताने का मेरा मूल उद्देश्य यही है कि उन्हें शब्दों की व्याख्या करते समय उसकी उत्पत्ति के संदर्भ ध्यान रहें। वस्तुतः यहाँ न्याय से आशय है ऐसा योजक, ऐसा सूत्र, ऐसा मूल्य जो संबंध करने वाला हो, एक से दूसरे को जोड़ने वाला हो। दूसरा, जोड़ने का संबंध किससे? व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति को समुदाय से, व्यक्ति को समाज से, व्यक्ति को नीति से और समाज को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बड़े समुदाय के रूप में व्यक्तियों के समूह से उचित आधार पर जोड़ने वाला जो तत्व है वो न्याय है। सामान्य भाषा में न्याय का अर्थ ये होता है जो उचित अनुचित का निर्धारण कर सके और उचित की प्रतिष्ठा या उचित का समर्थन कर सके, उसे हम न्याय के संदर्भ में विवेचित करते हैं। इस अर्थ में न्याय व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, सकारात्मक, प्रेरक और विकासोन्मुख समाज के निर्माण के लिए, ताकि व्यक्ति जब व्यक्ति से जुड़ता है तो एक वृहत्तर समुदाय के निर्माण में सहयोग करता है। ये एक सकारात्मक प्रेरक है, पहल है कि उसके सामने कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो न्याय से संबद्ध होते हैं, न्याय से समीकृत होते हैं, जो उसे श्रेष्ठ की ओर प्रवृत्त करते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ा जाता है, संबद्ध किया जाता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति या समाज का भी एक बृहत्तर समूह के संबंध स्थापित किया जाता है। तो ये जो जोड़ने वाला कारक है, ये क्या है? न्याय। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ उचित के व्यवहार की आकांक्षा और आवश्यकता को अनुभव करता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक समूह और समुदाय भी अपने साथ उचित व्यवहार की आशा और आकांक्षा रखता है। तो ये उचित का जो निर्धारण है, ये करने का कार्य कौन करता है? न्याय करता है। न्याय को कैसे स्पष्ट करें? कुछ अवधारणाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उनके शब्द के आधार पर तभी स्पष्ट किया जा सकता है जब हम उसके विपरीत शब्द के अर्थ को अधिक अच्छी तरह समझते हैं। तो इस अर्थ में अगर न्याय को बहुत अधिक गहराई से समझना है तो हमें ये देखना होता है कि अन्याय क्या है। तो जैसे हम देखते हैं कि अन्याय क्या है, शोषण क्या है, भेदभाव क्या है, तो हमें तुरंत समझ आ जाता है कि जो इसका अपोजिट है, जो इसके विपरीत है, वही न्याय है। तो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को यदि कभी संकोच हो, कभी ये रहे कि भाई इस शब्द का क्या अर्थ है या किसी भी शब्द का, तो तुरंत उसके अपोजिट शब्द को ध्यान करो, तो आपको जो मूल शब्द होता है, उसकी मूल जो तत्व होता है, वो आपको ग्रहण करने में आसानी रहती है। तो न्याय के प्रमुख स्रोत क्या हैं? 4 स्रोत में यहाँ पे आपके सामने रखूँगी। पहला है धर्म, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है नीतिशास्त्र और चौथा है अर्थशास्त्र। जितना मानव पुराना है, जितना समाज पुराना है, उतना ही पुराना है विश्वास, आस्था, फेथ। किसमें? धर्म में, उन परंपराओं में, उन रीति रिवाजों में जो हमें अदृश्य रूप से या दृश्य रूप से ऐसे शक्ति से जोड़ती हैं जिसको हम परिष्कृत रूप में धर्म के रूप में जानते हैं। तो इस अर्थ में धर्म किसी भी व्यक्ति को के व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण है। लेकिन जब ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, प्रेरित करता है, तो ये उसे सद्व्यवहारी बनाता है, उसे सद की ओर प्रेरित करता है,
अच्छे की ओर प्रेरित करता है। तो इस अर्थ में न्याय का सीधा संबंध, जस्टिस का सीधा संबंध किससे हो जाता है? गुड से हो जाता है, सद से हो जाता है। तो जब हम धर्म को राज्य के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ व्यापक अर्थ में जब हम कहते हैं कि राज्य लोक कल्याणकारी है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? राज्य भी उस अर्थ में न्याय के सिद्धांत का पालन करेगा जिससे लोक का कल्याण हो। तो यहाँ न्याय का संबंध किससे हो गया? कल्याण से हो गया। तो न्याय के इस धर्मनिश्रित मूल्य का जो आधार है वो कौन लेगा? प्रेरणा कौन लेगा? पहले व्यक्ति लेगा व्यवहार स्तर पे, और संस्थागत स्तर पर राज्य उसका व्यापक अर्थ में प्रयोग कर सकती है। यहाँ हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम यूरोप के संदर्भ में बात करते हैं, या जो इंग्लिश का शब्द है रिलीजन, यहाँ धर्म का शब्द रिलीजन से नहीं है, धर्म उससे कहीं अधिक व्यापक है, जो मूलतः मानव धर्म की बात करता है। दुनिया के जितने भी, विश्व के जितने भी क्षेत्र हैं, देश हैं, व्यवहार हैं, मानव समाज हैं, समूह हैं, न्याय सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। वहाँ जब हम धर्म की बात कर रहे हैं तो उस ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं, मानव धर्म की बात कर रहे हैं, जो प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक संस्था के स्तर पर लोक कल्याण को अभीष्ट मानकर चलता है, लोक कल्याण को प्रमुख उद्देश्य मानकर चलता है। तो न्याय क्या है? ये सबसे पहले कहाँ स्पष्ट होता है? हमारे विश्वास के रूप में, हमारी आस्थाओं के रूप में। दूसरा है प्रकृति। प्रकृति में सब मानव समान हैं, तो समानता का सबसे मूल कारक क्या है? विवेक। ये माना गया कि प्रकृति में ही न्याय है, क्योंकि प्रकृति में ही जो विवेकवान है वही स्वशासन कर सकता है, अपने ऊपर शासन कर सकता है, और जो स्व को शासित रख सकता है वही समाज को और अन्य व्यक्तियों और समुदाय को अनुशासित रख सकता है। तो प्रकृति को भी एक न्याय का स्रोत माना गया, क्योंकि प्रकृति भी सर्वाइवल के लिए, अस्तित्व की रक्षा के लिए जो बेसिक सिद्धांत देती है, प्रकट करती है, या जो प्रमाणित हो चुके हैं, वो न्याय का स्वरूप या न्याय का स्रोत बनते हैं। हमने बात की धर्म और प्रकृति की। जब इसी धर्म और प्रकृति को हम विश्वास और नीति के रूप में न्याय के साथ जोड़कर अध्ययन करते हैं, तो इसके अध्ययन का जो विषय होता है वो क्या होता है? नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें प्रकृतिदत्त न्याय का जो बोध होता है उसके प्रति सजग करता है, और उसके अध्ययन और उसकी विशेषता को गहराई से अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। तो नीति शास्त्र में भी न्याय क्या है, न्याय के संदर्भ क्या हैं, न्याय की उत्पत्ति कैसी हुई है, न्याय की व्याख्या अलग अलग धर्मों में कैसे की जाती है, न्याय का और मानव शास्त्र का क्या संबंध है, न्याय का और मानव विकास का क्या संबंध है, इसको विस्तार रूप से समझाया गया है। अगला जो स्रोत माना जाता है वो माना जाता है अर्थशास्त्र। 19वीं सदी में न्याय की ये जो अमूर्त परिभाषा थी, जो इनविजिबल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस था, वो परिवर्तित हो गया, और यहाँ आकर ये माने जाने लगा, पहले फ्रांसीसी, जर्मनी और फिर बाद में रूसी क्रांतिकारियों ने भी इस विषय पर को महत्वपूर्ण माना कि न्याय एक अमूर्त अवधारणा है जो दिखती नहीं है, लेकिन वो प्रेरणा का काम करती है। तो उसका जो प्रकटीकरण होता है, उसको जो हम विजुलाइज कर सकते हैं, वो इस संदर्भ में कर सकते हैं कि क्या वो मूर्त रूप में है। तो मूर्त रूप में उन्होंने माना कि जो पदार्थ है, मैटर है, जो चीज़ हमें दिखती है वही महत्वपूर्ण है। तो जो चीज़ दिखती है, उपयोगी है, उसका सीधा संबंध किससे हो जाता है? अर्थ से हो जाता है, मूल्य से हो जाता है, उसकी कीमत से हो जाता है, वस्तु से हो जाता है। तो जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हम अमूर्त न्याय की अवधारणा से निकलकर 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते और अब 20वीं शताब्दी में हम इसको बहुत बड़े पर्सपेक्टिव पे इस चीज़ को देखते हैं कि न्याय की अमूर्त अवधारणा मूर्त अवधारणा के रूप में परिवर्तित होती है, जिसका सीधा संबंध अर्थतंत्र से, बाजार से, उपभोक्ता से, वस्तु से संबद्ध किया जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब आप न्याय की फ्रांसीसी संदर्भ की बात करते हैं तो वहाँ न्याय को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ जोड़ा गया, जिसका रूपांतरण हम बाद में चलकर मानवाधिकारों के रूप में अपने यूएनओ डिक्लेरेशन में देखते हैं। मैंने अपने पूर्व के लेक्चर में भी स्पष्ट किया था कि 10 दिसंबर को 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा पत्र के द्वारा
10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो जब हम मानवाधिकार की बात करें तो इसका अर्थ ये हो गया कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व वो बेसिक वैल्यूज़ हैं, वो बेसिक आधार हैं जो न्याय को पुष्ट करते हैं। न्याय है, इसका अर्थ समानता होनी चाहिए। न्याय है,